तो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कुछ बेसिक पार्ट को डिस्कस किया था। हमने माउथ वाला पार्ट पढ़ लिया था। माउथ के अंदर 3 पार्ट होते हैं, टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि माउथ के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होना शुरू हो जाता है, यानी आधा भोजन पच जाता है और उस आधे पचे भोजन को हम कहते हैं बोलस। बोलस क्या होता है? आधा पचा हुआ भोजन। आधा पचा हुआ भोजन मतलब आप बोल सकते हो अनडाइजेस्टेड प्रोटीन एंड फैट प्लस डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट। समझ गए? क्योंकि मुख के अंदर किस चीज का डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। हमारे माउथ में ग्लैंड पाई जाती है, उसको हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है। सलाइवा के अंदर 2 एंजाइम होते हैं, टाइलिन एंड लाइसोजाइम, जो क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। आधा भोजन पच जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? बोलस। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि मुख में किस प्रकार का भोजन पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा बोलस प्रकार का। मुख में किस टाइप का भोजन पाया जाता है? बोलस। ठीक है, तो ये क्या होता है? फिर उसके बाद फूड फर्दर प्रोसीड हो जाता है, तो ये कहाँ चला जाता है? ईसोफेगस में। इसको हम कहते हैं फूड पाइप। ठीक है, जैसे ही फूड ईसोफेगस में आएगा, उसके बाद फर्दर प्रोसीड हो जाएगा स्टमक के अंदर। ठीक है, जो ये फूड फर्दर प्रोसीड हो रहा है, वो किसी न किसी प्रोसेस के थ्रू प्रोसीड हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लियर? क्या ईसोफेगस के अंदर फूड का डाइजेशन होता है या नहीं होता? अगर डाइजेशन होता है तो कौन से एंजाइम निकलते हैं? अगर डाइजेशन नहीं होता तो फिर ईसोफेगस का रोल क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं वो होते हैं माउथ, देन ईसोफेगस, then stomach, then small intestine and then large intestine। हमने सिर्फ माउथ को डिटेल में पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होती है? ईसोफेगस को हिंदी में कहते हैं ग्रास नली। ग्रास नली या बोल सकते हो फूड पाइप होती है। ईसोफेगस को आप बोल सकते हो कि आहार नाल का इकलौता ऐसा पार्ट जिसके अंदर फूड का बिल्कुल भी पाचन नहीं होता, यानी जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसका इकलौता ऐसा पार्ट है ईसोफेगस जिसमें कोई भी फूड का डाइजेशन नहीं होता। इसमें फर्दर प्रोसीड होता है, फर्दर प्रोसीड हो जाता है और फूड कहाँ आ जाता है? यहाँ पे आ जाता है स्टमक के अंदर। ये जो आप देख रहे हो जे लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है? स्टमक है। ठीक है, तो ये है जो ये फूड पाइप, पतली सी पाइप होती है, इसको हम कहते हैं ईसोफेगस। इसका काम क्या था? इसने माउथ से फूड उठाया, यहाँ से उठा लेती है एंड डाल देती है स्टमक के अंदर। ठीक है, ये जस्ट इसमें हम भोजन को निगल रहे हैं, कोई पाचन नहीं हो रहा भोजन का, यानी भोजन को सिर्फ निगला जा रहा है, फर्दर प्रोसीड किया जा रहा है। ठीक है, यानी इसने माउथ से भोजन उठाया, कहाँ डाल दिया? स्टमक में डाल दिया। किसी ने किसी प्रोसेस के थ्रू डाला होगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी कर्माकुंचक प्रक्रिया कहते हैं इसको हम हिंदी में। ये कर्माकुंचक प्रक्रिया क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन आहार नाल में आगे चला जाता है, यानी फूड फर्दर प्रोसीड हो जाता है। यानी एक टाइप से क्या होता है? एक पाइप होती है, इस टाइप से एक पतली सी पाइप होगी, जैसे इसमें फूड आएगा तो ये क्या हो जाएंगी? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी इस टाइप से, फिर उसके बाद एक्सपेंड हो जाएंगी इस टाइप से, फिर उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, फिर एक्सपेंड हो जाएंगी, यानी कॉन्ट्रैक्टेड एंड एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, उसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सिंपल है, अगर मान लो आपके पास एक पाइप है, ठीक है, पाइप के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक आपको कुछ भेजना है, इस कॉर्नर पे कोई ना कोई सब्सटेंस पड़ा है और वो यहाँ तक भेजना है, तो आप कैसे करोगे?
डालोगे तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएंगी, और वो वाली चीज, वो सब्सटेंस है, वो फर्दर प्रोसीड हो जाएगा, यहाँ तक पहुंच जाएगा। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉर्नर पे प्रेशर डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे वो फर्दर प्रोसीड होगी। एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे ये पाइप होती है, पानी वाली पाइप होती है, ठीक है। आपको बहुत दूर तक पानी डालना है, तो अगर आप डायरेक्ट डालोगे तो बहुत कम डलेगा। आप उसको प्रेस कर दो, जैसे ही उसके ऊपर प्रेशर डलेगा वो ज्यादा एरिया कवर कर लेगी, ज्यादा दूर तक पानी चला जाएगा। क्लियर? ऐसी ही प्रोसेस होती है, उसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसमें क्या होता है, ईसोफेगस से फूड कहाँ आ जाता है, स्टमक के अंदर आ जाता है। तो इसको यानी आप बोल सकते हो peristaltic movement when the slightly digested food enters the food pipe, the walls of the food pipe starts contraction and expansion movement to move the food. This process is called peristaltic movement. यानी जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड पाइप के अंदर आएगा तो उस पे प्रेशर डलेगा, जिससे मसल सिकुड़ना शुरू हो जाएंगी। पहले सिकुड़ती है, फिर फैलती है, फिर सिकुड़ेंगी, फिर फैलेंगी, और फर्दर प्रोसीड होता रहेगा। उसी मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो आपका फूड कहाँ आ जाता है, स्टमक में आ जाता है। यहाँ आपका फूड आ जाता है स्टमक में। जो आप ये देख रहे हो, ये जे लाइक स्ट्रक्चर होती है स्टमक की। ये जो आपकी आहार नाल होती है, जिसको आप एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, उसका सबसे चौड़ा भाग क्या होता है, स्टमक होता है। सबसे चौड़ा पार्ट एलिमेंट्री कैनाल का स्टमक होता है। एंड स्टमक के अंदर फूड का 90% डाइजेशन होता है। यानी फूड डाइजेस्ट होने में 4 से 5 घंटे लेता है। सबसे ज्यादा टाइम कहाँ लगेगा, स्टमक में लगेगा। यानी फूड को ऑलमोस्ट डाइजेस्ट कर देता है। ऑलमोस्ट डाइजेस्ट करने से मतलब है ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। आप सॉलिड चीजें खा रहे हो, उसको जैसे जितना ज्यादा चबा के खाओगे उतना ही लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो ये स्टमक का भी क्या काम है, ये सॉलिड के टुकड़े कर देता है लिक्विड में। यानी 90% फूड का डाइजेशन कर देता है स्टमक। क्लियर? तो जो ये आप देख रहे हो स्टमक के वॉल पे एक ग्लैंड पाई जाती है, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से रस निकलता है, यानी ये एक जूस निकालती है, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में। ये डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर गैस्ट्रिक जूस फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई एंजाइम होगा, क्योंकि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प कौन करता है, एंजाइम करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक रस निकला, एक जूस निकला, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। एंड गैस्ट्रिक जूस के अंदर 2 एंजाइम पाए जाते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट इज पेप्सिन एंड सेकेंड रेनिन। पेप्सिन एंड रेनिन दोनों ही क्या है, एंजाइम है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगी। पेप्सिन ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। डाइजेस्ट करने से मतलब क्या होता है, उसको टुकड़ों में तोड़ देना। तो ये प्रोटीन का ऑलमोस्ट डाइजेशन कर देता है पेप्सिन, ठीक है। तो जब प्रोटीन को तोड़ेगा, प्रोटीन की जो छोटी यूनिट में कन्वर्ट करेगा, उसको हम कहते हैं पेप्टोन्स, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन्स में। आप लोगों को पता ही है, जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन की बेसिक यूनिट होती है अमाइनो एसिड। यानी बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, एक यूनिट बना देते हैं प्रोटीन की। ये बिल्कुल बेसिक यूनिट होती है। क्लियर? जब प्रोटीन अमाइनो एसिड में कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगा तो वो ब्लड के अंदर मिल जाएगा, और जिससे हमें कंटिन्यू एनर्जी मिलती रहती है। लेकिन तब होगा जब फूड का कंप्लीट डाइजेशन होगा, और कंप्लीट डाइजेशन हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन ये बात चल रही है अभी किस चीज की, स्टमक की। तो स्टमक क्या कर रहा है, फिलहाल 90% डाइजेशन कर रहा है, यानी अमाइनो एसिड एंड प्रोटीन के बीच की यूनिट में कन्वर्ट करेगा, उसको हम कहते हैं पेप्टोन्स।
ठीक है, तो समझ आया पेप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स में, छोटे टुकड़े कर देता है। एंड रेनिन क्या करता है, रेनिन मिल्क से बनने वाली प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करता है, डाइजेस्ट मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, यानी जो छोटे बच्चे हैं माँ का दूध पीते हैं उसमें निकलता है ये एंजाइम रेनिन, ये जो माँ का दूध पीते हैं बच्चे उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा ये कम मात्रा में निकलना शुरू कर देगा। और अडल्ट्स के अंदर कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता, रेनिन, क्योंकि हम दूध पीना छोड़ देते हैं तो ये रेनिन है जो वो बहुत ही कम या नाम मात्र पाया जाता है। क्लियर, पेप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, रेनिन ने क्या किया, दूध और दूध से बनने वाले उत्पाद को डाइजेस्ट कर दिया। ठीक है, हमने पढ़ा स्टमक के अंदर क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये तीन चीजें बनाती है, HCl, पेप्सिन एंड रेनिन। HCl, पेप्सिन एंड रेनिन। पेप्सिन और रेनिन आपने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं HCl। HCl की pH होती है 1.2 से 1.8, 1 के बहुत क्लोज होता है, ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, इतना कंसंट्रेटेड होता है कि अगर हम इसको माउथ पे या हाथ पे कहीं भी डालेंगे तो ये जल जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि फूड देर से डाइजेस्ट होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो HCl है ये फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, नो, ये कभी भी नहीं होता। कोई भी एसिड फूड को डाइजेस्ट करे ऐसा नहीं होता। ऐसे तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है तो हम कोई ना कोई एसिड लेना स्टार्ट कर देंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसका काम क्या होता है, ये फूड के डाइजेशन में हेल्प जरूर करता है बट फूड को डाइजेस्ट नहीं करता। दूसरा, इट किल्स बैक्टीरिया, इट किल्स बैक्टीरिया, या आप बोल सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव। जैसे हम खाना खाते हैं, खाने के साथ साथ छोटे छोटे बैक्टीरिया भी चले जाते हैं, अननेसेसरी बैक्टीरिया जिनका हमारी बॉडी में कोई रोल नहीं होता, तो उन बैक्टीरिया को ये खत्म कर देता है, मार देता है HCl। ठीक है, दूसरा ये क्या करता है, जो पेप्सिन एंड रेनिन पड़े होते हैं हमारी बॉडी में उनको एक्टिव कर देता है। ठीक है, एक्टिव करने का मतलब क्या होता है, जो पेप्सिन एंड रेनिन है वो पहले इनएक्टिव फॉर्म में पड़े होते हैं, उनकी इनएक्टिव फॉर्म होती है पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। जो पेप्सिन एंड रेनिन है वो हमारी बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहते हैं, हमको हम कहते हैं पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। लेकिन जैसे ही HCl निकलेगा, HCl क्या कर देगा, इनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, पेप्सिन में एंड रेनिन में। जैसे ही ये एक्टिव हो जाएंगे ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, यानी ये अपना काम तभी शुरू करेंगे जब HCl निकलेगा, यानी HCl क्या कर रहा है, इनको एक्टिव बना रहा है। क्लियर, इसने पेप्सिन एंड रेनिन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इसने बैक्टीरिया को मार दिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव को खत्म कर दिया। क्लियर, इसकी pH इंपॉर्टेंट है 1.2 to 1.8, ये याद। तो अभी हमने पढ़ा गैस्ट्रिक ग्लैंड तीन चीजें बना रही है, HCl, पेप्सिन एंड रेनिन। या आप बोल सकते हो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर तीन सेल पाई जाती हैं, ऑक्सेंटिक सेल, ये ध्यान देना, ऑक्सेंटिक सेल, पेप्टाइड सेल एंड थर्ड इज म्यूकस सेल। ऑक्सेंटिक सेल, पेप्टाइड सेल एंड म्यूकस सेल। ऑक्सेंटिक सेल इट रिलीज HCl, ये HCl को निकालने का काम करती है ऑक्सेंटिक सेल। और अभी आपने HCl का फंक्शन पढ़ लिया।
ठीक है। पेप्सिन एंड रेनिन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया को मार रहे हैं, ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, कई पार्टीज वगैरह में चले जाते हैं, शादी में चले जाते हैं, वह खाना अच्छा होता है और हम ज्यादा खा लेते हैं। ज्यादा खाना, जितना हम ज्यादा खाना खाएंगे उतना ही ज्यादा HCl निकलेगा। और HCl क्या है, एक एसिड है, तो हमारे अंदर एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे ही एसिड बढ़ेगी तो स्टमक के अंदर क्या होगा, जलन होनी स्टार्ट हो जाएगी, और उस जलन को हम क्या कहते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। यानी जब HCl हमारे शरीर के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में हो जाता है तो वो कन्वर्ट कर देता है एसिडिटी में, जिसको हम जलन कहते हैं। जैसे ही एसिडिटी स्टार्ट होगी तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इनो लेना स्टार्ट कर देते हैं। इनो क्या है, इनो एक बेसिक सब्सटेंस है। अब एसिड को अगर हमने न्यूट्रल करना है, बैलेंस करना है, तो कोई ना कोई बेसिक सब्सटेंस लेना पड़ेगा, तो हम इनो ले लेते हैं। इनो के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, MgOS। तो जैसे ही बहुत ज्यादा जलन होगी तो हम क्या करेंगे, इनो ले लेंगे। इनो के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है MgOS2। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक टाइप से एक बेस का काम करेगा और एसिडिटी को कंट्रोल कर देगा। यह सिंपल, अगर आप लोगों को कभी एसिडिटी हो जाए तो आप वनीला आइसक्रीम ले लेना, आजकल सीजन भी चला हुआ गर्मियों का। वनीला आइसक्रीम के अंदर भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो एसिडिटी को कंट्रोल कर देता है, ठीक है। सेकेंड, पेप्टाइड सेल। पेप्टाइड सेल इट रिलीज पेप्सिन एंड रेनिन। पेप्टाइड सेल से निकलते हैं पेप्सिन एंड रेनिन। आपने पढ़ा पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा एंड रेनिन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। थर्ड है जी म्यूकस सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हिंदी में कहते हैं श्लेष्मा झिल्ली। श्लेष्मा झिल्ली नेम से ही पता चल रहा है, म्यूकस, यहाँ से एक वर्ड निकलता है, चिकना पदार्थ निकलता है जिसको हम कहते हैं म्यूकस। इसके नेम से ही पता चल रहा है, म्यूकस, MUCUS। ये एक चिकना पदार्थ होता है, जनरली आप बोल सकते हो स्लिपरी फ्लूइड होता है, जो HCl के इफेक्ट को कम कर देता है। एक ऐसा चिकना पदार्थ जो HCl के प्रभाव को कम कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, म्यूकस। कहाँ से निकला, म्यूकस सेल से। म्यूकस सेल कहाँ पाई जाती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का पार्ट होता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड किसका पार्ट होता है, स्टमक का पार्ट होता है। क्लियर, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ईसोफेगस में, थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। ईसोफेगस में हमने पढ़ा कि इसमें कोई भी डाइजेशन नहीं होता फूड का, ये फर्दर प्रोसीड करता है। किस टाइप के फूड को फर्दर प्रोसीड करता है, बोलस, क्योंकि मुख में जो भोजन है वो आधा पचा हुआ होता है और उसको हमने क्या बोला था, बोलस, ठीक है। बोलस फूड को फर्दर प्रोसीड कर देता है, कहाँ पे, स्टमक में। स्टमक के अंदर क्या होगा, स्टमक के अंदर 90% फूड का डाइजेशन हो गया, ओनली प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। किसकी वजह से हुआ, पेप्सिन एंड रेनिन की वजह से हुआ, ठीक है। स्टमक के अंदर हमने ये भी पढ़ा कि HCl पाया जाता है, जिसका क्या काम होता है, बैक्टीरिया को मार देता है। पेप्सिन एंड रेनिन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि जो हमने ये तो पढ़ लिया कि माउथ में या मुख में किस प्रकार का भोजन पाया जाता है, उसको हम कहते हैं बोलस। इसी टाइप से क्वेश्चन बन जाता है, जो स्टमक के अंदर फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, या स्टमक के अंदर किस टाइप का भोजन पाया जाता है उसको हम बोलेंगे काइम, CHYME, काइम, काइम कहते हैं। तो अगर मुख की बात की जाए, माउथ की बात हो तो बोलस प्रकार का भोजन मुख में पाया जाता है, और अगर स्टमक की बात होती है तो काइम प्रकार का भोजन स्टमक में पाया जाता है। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर।